राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और किसान के हालचाल सब आनंद मंगल हो। ये देखो, अब आपका जो पाठ पढ़ाया है गुणसूत्र, उसके बाद में जो आपके टॉपिक दे रखा है वो है आपका न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल भी मान के चले आप, ये भी एक गुणसूत्र ही मान के चले। जो गुणसूत्र है वही चीज इसके अंदर है। समझ में आ गई बात? गुणसूत्र में अपन ने क्या बात की थी दोस्तों, कि जो गुणसूत्र होता है वो किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन। किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन। उसमें आरएनए भी शामिल था, लेकिन आरएनए को मैंने बताया केवल वो प्रोटीन निर्माण के लिए ही उत्तरदायी है मानवों के अंदर। और आनुवांशिक पदार्थ केवल उसमें क्या होता है? डीएनए होता है ना। आरएनए तो केवल आरएनए केवल प्रोटीन निर्माण के लिए है, और डीएनए अपना आनुवांशिक पदार्थ होगा। समझ में आ गई? आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होगा? डीएनए। आरएनए का काम केवल वहां प्रोटीन निर्माण का है। जब पादपों की बात की जाएगी तो वहां आरएनए महत्वपूर्ण आ जाता है, लेकिन मनुष्यों के अंदर डीएनए ही केवल आनुवांशिक पदार्थ होता है। वो ही डीएनए के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके कैटेगरी के अंदर डीएनए आएगा। समझ में आ गया ना? डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के अंदर पढ़ेंगे। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होंगे, एक होगा डीएनए और एक होगा आरएनए। समझ में आ गई बात? अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये होते क्या हैं भाई? ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड। और कौन से न्यूक्लियोटाइड? क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तो इसकी क्या है दोस्तों? इकाई है। क्या है दोस्तों इसकी? इकाई। यानी एक न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो किसका निर्माण कर देंगे? न्यूक्लिक अम्ल। यानी इसकी न्यूक्लिक अम्ल की इकाई, जिस तरीके से शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और निर्जीव पदार्थों में सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, उसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई कौन हो गई? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड याद रखना, ये एग्जामों में काफी पूछे जाते हैं, भी बताएंगे। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड, कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है कौन है दोस्तों? आपका न्यूक्लिक अम्ल है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड होता है, Na। समझ में आ गई? चलो साहब, अब इसकी बारे में बात करें कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज फ्रेडरिक और मिशर। फ्रेडरिक और वह मिशर, है ना। फ्रेडरिक और मिशर ने इसकी खोज की दोस्तों, और नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। क्या नाम दिया दोस्तों? न्यूक्लिन। लेकिन इसको न्यूक्लिक एसिड जो नाम देने वाला था वो था अल्टमान। कौन था दोस्तों? अल्टमान। ये चीजें पूछी जाने वाली चीजें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए भाई। न्यूक्लियोटाइड पहले पूछा जाता, न्यूक्लियोटाइड है क्या? पॉली न्यूक्लियोटाइड है, और इसकी इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गई? न्यूक्लियोटाइड यानी एक इकाई, एक चीज तो हो गई न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो बनाएंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। अब देखो इसकी संरचना, इसका बनता कैसे है, इसका निर्माण होता कैसे है, कि जो नाइट्रोजनी क्षारक है, नाइट्रोजनी, अभी पढ़ेंगे क्या क्या होता है नाइट्रोजनी क्षारक। 5 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक के यदि अंदर सुगर या शर्करा मिल जाए, कौन मिल जाए? सुगर या शर्करा मिल जाती है, यानी नाइट्रोजनी क्षारक NB, यानी नाइट्रोजनी बेस में क्या मिल जाए? S मिल जाए, यानी सुगर मिल जाए, तो किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड है क्या सर? नहीं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। साइड, ये कई 2-3 एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया अभी हाल ही में। न्यूक्लियोसाइड किसके मिलकर बना होता है? नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसाइड का। लेकिन जब इसमें फास्फोरिक अम्ल, यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यानी फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल सूत्र होता है H3PO4। जब इसमें न्यूक्लियोसाइड के अंदर फास्फोरिक अम्ल इंक्लूड हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? आपका न्यूक्लियोटाइड। किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड अगर मिल जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा?
पॉलीन्यूक्लियोटाइड, किसका निर्माण हो जाएगा? पॉली। आप बहुलक पढ़ चुके हैं तो पॉली समझाने का आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं, आप सब जानते हो पॉली का मतलब बहुत सारी चीजें हो गए ना, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी बहुलक। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, लिखने में मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देते हैं। वापस बता रहा हूं मैं, नाइट्रोजनिक क्षारक, नाइट्रोजन बेस और शर्करा मिलेगी तो किसका निर्माण करेगा? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगा। और न्यूक्लियोसाइड में जब पी मिल जाएगा फास्फोरिक अम्ल तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा, और कई न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? अपना न्यूक्लिक अम्ल है, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट टेक्निक इसकी क्या है दोस्तों? 3 चीजें याद करनी होगी आपको न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, है ना। NSP, NSP जैसे भी याद करना चाहो, NSP है ना भाई, नागालैंड का SP याद करना चाहो तो कैसे भी याद कर सकते हो, या नेशनल SP, राष्ट्रीय SP, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। तो N मतलब नाइट्रोजनिक क्षारक, S मतलब शर्करा और P मतलब फास्फोरिक अम्ल। अब इसकी आप थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपना कौन आएगा साहब? नाइट्रोजनिक क्षारक आएंगे। कौन आएंगे? नाइट्रोजनिक क्षारक। तो पहला टॉपिक ले लेते हैं अपन, नाइट्रोजनिक क्षारक। नाइट्रोजनिक क्षारक, तो नाइट्रोजनिक क्षारक जो है वो आप बताओ, नाइट्रोजनिक क्षारक कितने प्रकार के हैं? यहाँ 5 टाइप्स के हैं, 5 प्रकार के हैं नाइट्रोजनिक क्षारक। एक न्यूज चैनल आपने देखा होगा, भारत का बड़ा ही प्रख्यात न्यूज चैनल है, उसका नाम है आज तक। क्या नाम है उसका? आज तक। तो अंग्रेजी में अपने को आज तक इस प्रकार से लिखना है कि अपना काम हो जाए, है ना। तो अपने को ऐसा मिस्टेक नहीं निकालना, AGTUC, आज तक। ए मतलब क्या है? एडीनिन। क्या नाम है दोस्तों? एडीनिन। जी मतलब क्या है? ग्वाहिनीन, ग्वाहिनीन। टी मतलब क्या है? थाइमीन। और यू मतलब क्या है? यूरेसिल, यूरेसिल। और सी मतलब साइटोसिन। क्या है? साइटोसिन। समझ गए बात को? आज तक से याद कर लेना है। अब देखो नाइट्रोजनिक क्षारक यहां पर यूं तो लिख दिया 5 प्रकार, लेकिन संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरीन, पहला क्या है? प्यूरीन। और दूसरा क्या है? कई जगह पायरीमिडीन लिखा होता है, कई जगह पिरीमिडीन लिखा होता है। समझ में आ गई ना? तो पायरीमिडीन या पिरीमिडीन इस प्रकार से लिखा होगा, याद रखना इस संरचना के आधार पर, लेकिन प्रकार तो ये 5 है ही सही। तो प्यूरीन और पाइमिडीन 2 भागों में बांट सकते हैं। देखो होता क्या है, इस प्यूरीन के अंदर एक 6 कार्बन की, यानी 6 संरचना, 6 जो कार्बन की संरचना होती है, इसी 6 कार्बन की संरचना को कहते हैं पायरीमिडीन। जब इसके अंदर नाइट्रोजन आ जाता है ना दोस्तों, तो ये 6 कार्बन का क्या बन जाता है? पायरीमिडीन। तो इसमें प्यूरीन के अंदर ही 2 पार्ट हैं। एक पहला पार्ट है पायरीमिडीन, पायरीमिडीन जो कि कितने होते हैं इसमें? 6। और इसके साथ में 5 कार्बन की वलय और जुड़ी होती है। 5 कार्बन की वलय, 5 कार्बन की वलय और इसके अंदर क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। अगर मैं इसको नंबर यहां से दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9वां स्थान यहां आता दोस्तों। और इस जगह की यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं दोस्तों, तो यहां कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है NH, यानी एक N, यहां हाइड्रोजन की जगह पे, यहां हाइड्रोजन की जगह, यानी ये स्थान कौन सा है इस संरचना का? 9वां स्थान। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है दोस्तों। इस 9वें स्थान पर कौन है? नाइट्रोजन। समझ में आ गई? 9वें स्थान पर कौन है? नाइट्रोजन। इसलिए मैं इसको केवल N9 लिख रहा हूं। N9 का मतलब यहां 9वें स्थान पर नाइट्रोजन है। समझ में आ गई? तो यानी यहां संख्या नहीं है नाइट्रोजन की, 9वें स्थान पर कौन है? नाइट्रोजन। इस 9वें स्थान पर कौन जुड़ा हुआ होता है? शर्करा जुड़ी हुई होती है। कौन जुड़ी हुई होती है? शर्करा। जब भाई अभी आपने देखा कि नाइट्रोजन क्षारक से कौन जुड़ेगी? शर्करा जुड़ेगी, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगी। तो यानी शर्करा कहां जुड़ी हुई होती है? पूछा गया प्रश्न कई बार। कौन सा प्रश्न पूछा गया है कि कौन से नंबर पे? 9वें स्थान पर जुड़ी होती है। लेकिन यह भी क्वेश्चन है कि जो शर्करा है वो शर्करा भी पढ़ेंगे, कौन सी शर्कराएं होती है। तो शर्करा कौन से नंबर पर जुड़ी होती है? तो शर्करा के अंदर कार्बन जो होता है
वो पहले कार्बन से, यानी इधर तो 9वां स्थान प्यूरिन का या नाइट्रोजनिक क्षारक का, और शर्करा का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। आ गई बात समझ में। इसी प्रकार से पायरिमिडीन की बात करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक 6 स्ट्रक्चर ही है। अगर मैं इसको किसी भी तरफ से यदि स्थान दूं, तो जैसे मान लो इसको स्थान 1 2 3 4 5 6 दे दिया, तो इसमें तीसरे नंबर, याद रखना तीसरे नंबर, सेम वही यहां पर तीसरे नंबर पर कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ा रहेगा, शर्करा जुड़ी रहेगी। समझ में आ गई ना, कौन जुड़ी रहेगी, शर्करा जुड़ी रहेगी। समझ में आ गई। तो प्यूरिन शर्करा कहां से जुड़ी, यहां पर भी देखो शर्करा हमेशा कार्बन का पहले कार्बन से शर्करा हमेशा पहले कार्बन पे जुड़ेगी। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन 9वें स्थान से जुड़ेगा, शर्करा का तो पहला स्थान ही कार्बन का। इसी प्रकार से पायरिमिडीन का हमेशा तीसरा स्थान जुड़ता है, वहां पर नाइट्रोजन है, और शर्करा का हमेशा पहला स्थान जुड़ता है। चलो प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं आज तक के अंदर, तो इसमें Ag, पहले दूसरे वाले प्यूरिन को कह रहे हैं Ag, अटी आओ जी, है ना, और थू उटी जाओ जी। तो ये थू उटी जाओ जी का मतलब तक TUC, ये तो अटी आओ जी, ये थू उटी जाओ जी यानी TUC। पायरिमिडीन में पायरिमिडीन का कौन सा प्रकार है, TUC। अब यहां ध्यान देना होगा कि मैंने शुरू में बताया कि आपका जो न्यूक्लिक अम्ल है 2 प्रकार के पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे DNA और एक पढ़ेंगे RNA। इस RNA में क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है, थाइमीन नहीं पाया जाता है। और DNA में क्या पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। आ गई बात समझ में। चलो साहब, क्या जितना बोला है उतना लिखा दूं या थोड़ा बहुत और समझाया जाए? चलो थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। तो आपने देखा नाइट्रोजन क्षारक के बारे में, किसके बारे में देखा मित्रों, नाइट्रोजन क्षारक के बारे में आपने अभी देखा है। अब शर्करा की बात करते हैं। जो इसके अंदर शर्करा पाई जाती है, शर्करा जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज, यानी पेंट। आप पेंट के नाम से जाने होंगे कि मैंने आपको बताया था कि 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट और 5 हो तो पेंट। यानी यहां कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। और ओज, कभी भी शर्करा के पीछे हमेशा ओज ही लगता है, तुम्हारे को बता रखा मैंने। फ्रुक्टोज फ्रूट शर्करा का, ग्लेक्टोज जो गेहूं में पाया जाता है ना, तो है ना, तो इस प्रकार से लेक्टोज जो दूध के अंदर शर्करा पाई जाती है, तो ओज यानी वो शर्करा होती है। पेंट मतलब 5 कार्बन की यहाँ क्या है, शर्करा है। कितने कार्बन है दोस्तों, यहाँ पर 5 कार्बन है, तो पेंटोज। और इस शर्करा को एल्डोज शर्करा भी कहते हैं, एल्डोज शर्करा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ग्रुप बनता CHO, जिसे आप एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, है ना। तो इसीलिए इसको एल्डिहाइड ग्रुप भी इसके अंदर आ रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, एल्डोज शर्करा कह दिया जाता है। समझ में आ गई बात। चलो साहब, अब इसमें होता क्या है, देखो पेंटोज जो शर्करा होती है, अभी आपने देखा पेंटोज जो शर्करा है इसके अंदर 5 कार्बन की है, तो इसका जो सूत्र अपन देखते हैं C5H10 और O5, इस प्रकार की इसकी शर्करा की स्ट्रक्चर रहती है। अब यहां 2 प्रकार की अपन शर्करा पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के हैं, RNA और DNA। ये जो DNA है और RNA है, ये शर्कराओं के ही प्रकार है। देखो RNA को कहा जाता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, Na मतलब न्यूक्लिक अम्ल है, यहां पर भी Na मतलब न्यूक्लिक अम्ल है। तो D, यहां D का मतलब है डीऑक्सी, क्या कहा गया है, डीऑक्सी। जहां पर भी साइंस के अंदर D लग जाए उसका मतलब वो चीज निकल रही है। ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन निकल रहा है। और यहां तो राइबोज शर्करा है जो कि पेंटोज शर्करा ही है आपकी। ये राइबोज शर्करा का फॉर्मूला है C5H10O5, जो कि किसमें पाई जाती है, RNA में। और DNA के अंदर इसमें क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। समझ में आ रही है आपके।
चलो आगे चलते हैं। अब आपने देखा कि नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ रहा था? शर्करा से। नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ रहा था? शर्करा से जुड़ रहा था। तो कौन सा बंध आता है इसमें? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पूछा जाता है। ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी बंध। बॉन्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? BOND है ना, इसे मत समझना, बंध है ना। तो कौन से बंध द्वारा जुड़े रहते हैं ये? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्टार लगा लेना इस पे। नाइट्रोजन बेस जो शर्करा से जुड़ा रहता है उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और इसके अंदर जो शर्करा से इसी शर्करा से कौन जुड़ा हुआ होता है? देखो आपने बात की नाइट्रोजन बेस प्लस शर्करा, ये बना न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बना। अब इसके साथ में फास्फोरस, यानी सब कौन से किससे जुड़ रहे हैं साहब? आपकी शर्करा से। तो शर्करा के पहले कार्बन से कौन जुड़ा? नाइट्रोजन बेस। यानी नाइट्रोजन जो बेस है वो ये मान लो शर्करा है, 5 कार्बन की शर्करा है। इस प्रकार की शर्करा का ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला, इस संरचना इस प्रकार से रहती है कि पहले कार्बन यानी इसका कार्बन फर्स्ट ये मान लो, तो इससे कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन बेस। इस नाइट्रोजन बेस जो ये बंध है, इस बंध का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइको है ना, ग्लाइकोसिडिक बंध, सिडिक बंध याद रखना, ये ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है। और इसके ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसके 5वें कार्बन से, कौन से कार्बन से? 5वें कार्बन से कौन जुड़ेगा? फास्फोरिक अम्ल। कौन जुड़ेगा दोस्तों? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल ये 6 एग्जामों में अब तक पिछले 4-5 साल में 6 एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो कार्बन, पहली बात तो 5वें कार्बन से फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा। इसके बाद में क्या है कि कौन सा बंध होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर जो बंध होता है वो उससे कौन जुड़ा रहता है? फास्फोरिक अम्ल जुड़ा रहता है। फास्फोरिक अम्ल जुड़ा रहता है। आगे बात समझ में? ये मैंने आपको पूरी राइबोज जो शर्करा है ना, जिसे आपने पेंटोज, क्योंकि पेंटोज इसलिए बोला है आपने क्योंकि 5 कार्बन होता है। इस शर्करा का नाम क्या है? राइबोज शर्करा। इसी के नाम पर RNA, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बना हुआ है, और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बना शर्करा के नाम पर ही। वापस बता रहा हूं, देखो ये आपकी शर्करा है, और इस शर्करा के पहले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन बेस। कौन सा बंध है? ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध ये एग्जामों में पूछा जाता है, और कुछ याद करो नहीं करो, कम से कम इन चीजों, बंध को याद कर लेना, बंध बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और इसके 5वें कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? 5वें कार्बन से फास्फोरिक अम्ल P जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा बंध है? कौन से बंध से जुड़ा हुआ? फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध से ये जुड़ा हुआ है। तीसरी चीज आपने देखी जो बार बार बात करी ली अपन ने कि कौन सा? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल होता है, सूत्र क्या होता है? H3PO4। तो अब आपको लिखा दिया जाए, इतना समझाया, जो समझाया उसको मैं नोट्स के रूप में लिखा रहा हूं, पेन कॉपी निकालो। हाँ छापो दोस्तों एक बार इसको, फिर आगे और लिखा रहा हूं मैं, एक बार छाप लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो इसमें मैंने एक लाइन लिखी है, जीवन का प्रथम संकेत। भाई वैज्ञानिकों ने खोज की थी ना कि पहला जीव कौन सा आया था, तो उसको कोसरवेट नाम दिया गया। दोस्तों याद रखना, कोसरवेट्स पहले खूब पूछा गया एग्जामों में, नई नई खोज हुई थी तब, है ना। ये भी न्यूक्लिक अम्लीय था केवल, है ना, केवल प्रोटीन और RNA का बना हुआ था वो। एक बार छापो दोस्तों इसको। नाइट्रोजन बेस का दो, अभी तो एक वाला ही लिखी है मैंने, प्यूरिन समूह, है ना। अब मैं लिखाऊंगा आपको पायरिमिडीन समूह, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर बचा हुआ टॉपिक आगे लिखा देते हैं। शर्करा में भी और बचा हुआ है, और लास्ट फिर
अपना फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, हाँ दोस्तों छापो इसको। फिर बस एक लाइन, एक दो लाइन और रह रही है जो लिखा देते हैं उसकी, एक बार छाप लो इसको। हाँ दोस्तों छापो इसको, फॉस्फेट। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।